आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हमने लास्ट की क्लास में उपराष्ट्रपति को पढ़ा था, आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री के बारे में क्या प्रावधान दिया है, क्या क्या शक्तियां होती हैं प्रधानमंत्री को, और हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रधानमंत्री को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इसके संबंध में आज हम जानने का प्रयास करें। तो यदि मैं भारतीय शासन प्रणाली की बात करूं तो प्रधानमंत्री जो होता है वह हमारे भारत में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो स्थिति अमेरिका में राष्ट्रपति की होती है वही स्थिति हमारे भारत में प्रधानमंत्री की होती है, क्योंकि हमारे देश में जो राष्ट्रपति होता है वो नामात्र का प्रमुख होता है। जो एक्चुअल पावर एक्सरसाइज की जाती है, वास्तविक शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं उसको निर्धारित करने का काम वास्तविक रूप में जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ मंत्री परिषद का जो नेतृत्व किया जाता है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति, संसद और प्रशासन, इनके बीच में, इन तीनों के बीच में ही तालमेल बैठाने का काम, समन्वय स्थापित करने का काम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश में प्रधानमंत्री को भारतीय लोकतंत्र में एक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पद जो है वो दर्जा उसको राजनीतिक पद का दिया गया। अब यदि मैं प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की बात करूं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74, जिसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्य के प्रयोजन के लिए इनकी सलाह पर काम करेंगे। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जो भी काम करते हैं उनको सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, पूरा एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और कैबिनेट मिनिस्टर का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और जब भी राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं तो वो प्रधानमंत्री की सलाह लिए बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि यदि राष्ट्रपति को कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा कोई सलाह दी गई और राष्ट्रपति ने जो सलाह दी गई है उसको पुनः विचार के लिए भेजा, मतलब रिव्यू के लिए भेजा, रिव्यू के बाद जो भी सलाह राष्ट्रपति को के सामने आई है, राष्ट्रपति को उस सलाह को मानना पड़ेगा और उसके हिसाब से जो है वो काम करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है प्राइम मिनिस्टर की, वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, और जितने भी अन्य मंत्री होते हैं उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं विद द प्रायर कंसेंट ऑफ पीएम। मतलब जितने भी अन्य मंत्री हैं सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर। साथ ही साथ एक प्रावधान और है कि जितने भी संसद लोकसभा में चुनकर आते हैं या राज्यसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं तो सभी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता, है ना। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं उसमें से 15 पर लोकसभा में जितने भी कुल सदस्य संख्या है उनका 15% निकाल लीजिए और उतने लोगों को ही आप क्या कर सकते हैं, केवल मंत्री बना सकते हैं। तो हमारे देश में कार्यपालिका शक्ति कि जो वास्तविक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति को जो है वो कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। राष्ट्रपति जिस तरीके से राज्य का प्रमुख है उसी तरीके से प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। यहाँ देखा जाता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि प्रधानमंत्री नियुक्त करने की एक ही शर्त है बस, कि जिस व्यक्ति के पास लोकसभा का बहुमत होगा या लोकसभा के बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जिस व्यक्ति के पास लोकसभा का बहुमत होगा, मेजॉरिटी ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, पीएम जो है वो बनाया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे देश में संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के मेंबर को भी जो है वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन उसके पास लोकसभा का बहुमत होना जरूरी है। यदि लोकसभा का बहुमत नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जो है वो नहीं बनाया जा सकता। जैसे मनमोहन सिंह जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री 2004 से लेकर 2009 तक रहे, तो उनको वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे देश में, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा के सदस्य ही पीएम बन सकते हैं, राज्यसभा के भी बन सकते हैं, लेकिन उनके पास लोकसभा का बहुमत होना जरूरी है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के पास लोकसभा का बहुमत नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते समय अपने विवेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास जो है वो मेजॉरिटी नहीं है
तो फिर राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होगी कि वो अपने स्वविवेकानुसार अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर जो है वो बना सकते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जो भी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी हमारे देश में बन रही है, सबसे बड़ा जो दल है या सबसे बड़ा गठबंधन है, उसका जो भी मुखिया है उस व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री जो है वो बनाया जाता है। प्रधानमंत्री के चुनाव व उसकी नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय भी प्राइम मिनिस्टर के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जा सकता है। यदि किसी कारण से प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए या उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, मतलब यदि अपने पद में रहते हुए प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और या उनका कोई भी सक्सेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे इंदिरा गांधी की सन 1984 में डेथ हो गई थी, तो उसके बाद राजीव गांधी को जो है वो ज्ञानी जैल सिंह उस समय के राष्ट्रपति, उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अन्यथा लोकसभा जिस व्यक्ति को भी बोलेगी उस व्यक्ति को जो है वो प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा राष्ट्रपति को। अब जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद को धारण करता है, तो पद को धारण करने के बाद उसको पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यहाँ ऐसा प्रावधान दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो स्पष्ट रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक प्रधानमंत्री जो है वो अपना पद धारण करते हैं। यहाँ तक ये तक दिखा गया है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री को उनके पद से बर्खास्त नहीं कर सकते जब तक उस व्यक्ति के पास लोकसभा का बहुमत है। तो जब तक उस व्यक्ति के पास लोकसभा का बहुमत होगा तब तक उस व्यक्ति को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से आप हटा नहीं सकते। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर के जो भी व्यय होंगे, उनके जो भी वेतन होंगे, भत्ते होंगे, वो सभी कुछ जो है वो समय समय पर संसद के द्वारा जो है वो डिसाइड किया जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का संसद का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, कहीं ना कहीं का सदस्य होना जरूरी है। तो क्या किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो कहीं का भी मेंबर ना हो, जो ना लोकसभा का ना ही राज्यसभा का मेंबर हो? तो बिल्कुल हाँ, ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है जो कहीं का भी मेंबर ना हो, लेकिन केवल 6 महीने तक के लिए। 6 महीने तक के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल या राज्यसभा काउंसिल ऑफ द स्टेट, उन दोनों हाउस में से कहीं से भी क्या होना पड़ेगा, उसको 6 महीने के अंदर उसको जो है वो चुनाव लड़के आना पड़ेगा। उसके बाद उसका पद जो है वो कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज यदि 6 महीने के अंदर वो दोनों में से कहीं किसी भी सदन से चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो उनको अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। आखिर क्वालिफिकेशन क्या है प्राइम मिनिस्टर के लिए? तो कोई ज़्यादा ऐसा कोई मुख्य प्रावधान दिया नहीं है हमारे देश में। कुछ बातों का जो है वो उल्लेख किया गया है, जैसे कि वो भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास, साथ ही साथ उसकी आयु जो है वो कम से कम 25 साल की होनी चाहिए और किसी लाभ के पद को धारण नहीं किया होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है और उसने किसी लाभ के पद को धारण किया हुआ है, तो जिस दिन वो व्यक्ति राष्ट्रपति के सामने एज अ प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ लेगा, उसके जितने भी प्रॉफिट की पोस्ट है वो सभी कुछ जो है वो खाली हो जाएगी। वह तब तक पद को धारण किया रहेगा जब तक उसके पास लोकसभा का विश्वास है, तब तक वो पद पे धारण किया रहेगा। ना ही उसको राष्ट्रपति उस पद से हिला सकते हैं, ना ही हमारे देश में कोई संवैधानिक प्रमुख उसको उस पद से हिला सकता है। सामान्यतः देखा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 साल का है। इसी हिसाब से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी जो है वो 5 साल का होता है। अब आखिर शक्तियां क्या होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, इसको हम समझते हैं। तो वह जितने भी मंत्री होते हैं, सभी मंत्रियों को जो है वो नियुक्त करने का काम प्रधानमंत्री ही करते हैं। राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है, किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है, ये सब कुछ तय करने का काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। और राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बनाएंगे जिस व्यक्ति की प्राइम मिनिस्टर ने सिफारिश की है। प्रधानमंत्री ने जिस व्यक्ति को मंत्री बनाने की सिफारिश की है, राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर में डालेंगे। साथ ही साथ उनका जो मंत्रालय का आवंटन है वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ तक कि वह किसी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। यदि किसी मंत्री को वो 5 साल के अंदर ही पद से हटाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को उसके पद से बर्खास्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो राष्ट्रपति से जो है वो दरख्वास्त कर सकते हैं।
साथ ही साथ जो भी मंत्री परिषद की बैठक होती है तो मंत्री परिषद की बैठक में अध्यक्षता का काम जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ वो निर्णायक की भूमिका जो है वो उसमें निभाते हैं। साथ ही साथ मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करना, निर्देशित करना, उन मंत्रियों के बीच में क्या करना, आपस में समन्वय स्थापित करना, ये सारा काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वह पद से त्याग पत्र देकर मंत्रालय को जो है वो बर्खास्त कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख है। यदि प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र दे देता है या प्रधानमंत्री अपने पद को छोड़ देते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है तो किसी को तो मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। मतलब यदि प्रधानमंत्री ने अपना पद खाली कर दिया तो बाकी जितने मंत्री हैं वो उनका जो कार्यकाल होता है वो शून्य हो जाता है। वो जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता उनकी ही पार्टी का, तब तक मंत्री जो है वो कोई काम नहीं कर सकते। मतलब मंत्रियों का जो पद है वो प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार निर्भर करता है। यदि प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ा तो जितने भी मंत्री हैं उनका काम जो है वो अपने आप बर्खास्त हो जाएगा, उनका पद जो है वो अपने आप शून्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री का सबसे मुख्य काम क्या है, वो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच ब्रिज का काम करते हैं। मतलब राष्ट्रपति की बातों को कैबिनेट मिनिस्टर तक पहुंचाना, कैबिनेट मिनिस्टर की बातों को, उनकी सलाह को राष्ट्रपति तक पहुंचाना, इसके बीच में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एज अ मीडिएटर के रूप में जो है वो काम करते हैं। वह राष्ट्रपति, हमारे देश में कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं जिसकी जब नियुक्ति की जाती है तो उसमें प्रधानमंत्री की सलाह जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैसे यदि भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करना है या भारत का महानियंत्रक परीक्षक जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उसकी अपॉइंटमेंट करना है, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के स्पीकर की नियुक्ति करना है, या जो वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति करना है, तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति को समय समय पर सलाह दे सकते हैं। और राष्ट्रपति को जो भी सलाह दिया जाता है राष्ट्रपति उनकी सलाह के हिसाब से जो है वो क्या काम करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने के संबंध में परामर्श दे सकते हैं। मतलब संसद का सत्र कब बुलाना है, उसको कब डिसॉल्यूट करना है, इसकी सलाह जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा सकती है। वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। आमतौर पर लोकसभा का विघटन जो है, डिसॉल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी सिफारिश जो है वो प्राइम मिनिस्टर कभी भी कर सकते हैं। वह सभा पटल पर सरकारी नीतियों की घोषणा करते हैं। जितनी भी सरकारी नीतियां होती है उसकी घोषणा उनके द्वारा की जाती है। जो नीति आयोग है, नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है वो प्रधानमंत्री जो है वो काम करते हैं। जो भी विदेशी मामले होते हैं तो वो किए तो राष्ट्रपति के नाम से जाते हैं, लेकिन उसमें मुख्य भूमिका जो है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता के रूप में जो है वो काम करते हैं। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बिजनेस होते हैं, सभी में प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे देश का जो है वो नेतृत्व करते हैं। यदि कभी हमारे देश में डिजास्टर आ जाए, आपदा प्रबंध आ जाए, तो आपदा प्रबंध की स्थिति में जो अध्यक्षता के रूप में काम करते हैं, जो आपदा प्रबंध के जो प्रमुख होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। वो सत्ता दल का नेता होता है, वो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है ना। तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं वो तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को समझा गया है। अब यदि हम प्रधानमंत्री के त्याग पत्र के संबंध में देखें तो या तो लोकसभा में वो बहुमत खो दे तो उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, या वो स्वयं से इस्तीफा दे दें, या उनकी मृत्यु हो जाए। तो इन तीन आधार पर जो है वो प्रधानमंत्री का पद खाली होता है। इसके अलावा कोई भी विशेष आधार जो है वो प्रधानमंत्री के संबंध में नहीं दिए। तो आज के टॉपिक को मैं कंक्लूड करते हुए स्पष्ट करूंगा कि हमारे देश में कार्यपालिका में जो नामात्र की शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन हमारे देश में जो वास्तविक शक्ति का उपयोग किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। हमारे देश का शासन प्रमुख है। जिस तरीके से राष्ट्रपति हमारे राज्य का प्रमुख होता है, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो सरकार के प्रमुख होते हैं। हमारे देश का नेतृत्व करने वाले, और ऐसा कह सकते हो कि बहुमत दल के सबसे बड़े नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। और प्रधानमंत्री के द्वारा ही हमारे केंद्र सरकार की जो भी पॉलिसीज चलती हैं, जो भी नीतियां चलती हैं, उसमें प्रधानमंत्री जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अपनी अदा करते हैं। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और इसमें कोई कमी नज़र आती है या कोई गलती हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।